मैं शैलेंद्र यादव आज 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी भौतिक जगत तथा मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ने जा ही रहे हैं तो आखिर फिजिक्स की दुनिया है क्या। इस फिजिक्स की दुनिया में जब हम जाएंगे, अब चूंकि हमें 11th 12th और आगे हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि आखिर इस विषय का अध्ययन जब करेंगे तो आगे हम इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करें तो क्यों करें, आगे ये इतने क्यों आवश्यक है अध्ययन करने के लिए। वास्तव में जो फिजिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो जैसे कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कश्मीर जाना है या कहीं पर्यटक स्थल पे जाना है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम नेट पर सर्च कर लेते हैं कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। जब इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उस स्थान पर घूमने जाते हैं तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है, कुछ अलग ही फीलिंग्स आती है। जब उसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है तब घूमने जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इस फिजिक्स को पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है, तो पहले हम इसके बारे में जान तो लें कि आखिर में इस विषय के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है और इससे क्या लाभ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विज्ञान की। विज्ञान, साइंस। विज्ञान, साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया से बना हुआ है। साइंस की जो उत्पत्ति है एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया मीन्स होता है टू नो। नो मीन्स जानना। तो व्यक्ति के परिवेश में, उसके चारों ओर के वातावरण में बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। जो बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं तो हर एक व्यक्ति इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिर ये घटना घटित हो क्यों रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हर एक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान क्या है? तो किसी भी प्राकृतिक घटना के बारे में उसकी विस्तृत और गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब किसी भी घटना का अध्ययन हम जब करते हैं तब पता चलता है कि आखिर में ये घटना क्यों हो रही है, और उसका हम विज्ञान की दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं वैज्ञानिक अध्ययन। तो जब कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है, तो हमें वो वैज्ञानिक कारण जानने की उत्सुकता होती है। अगर वैज्ञानिक कारण नहीं पता है और फिर भी अगर हम उस चीज़ को करते चले जा रहे हैं, जैसे कह दे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कह गए कि ऐसा होता है और हम मानने लगे कि ऐसा होता है, तो ये हमारा अंधविश्वास है, ना कि ये साइंस है। साइंस ये कहता है कि अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो उसका जो घटनाक्रम है वो किस नियम के अंतर्गत होता है, तो क्या होता है, किस प्रकार हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। साइंटिफिक स्टडी होता क्या है, जैसे प्राकृतिक घटना की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बरसात होती है,
दिन रात होते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, इसके पीछे क्या कारण है? चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, इसका क्या कारण है? ये जानने की इच्छा रखते हैं सब लोग। तो इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण अवश्य हैं। जैसे तो जब वैज्ञानिक कारण है, जैसे हम बात करते हैं कि बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो देखते हैं बारिश होने से पहले बहुत गर्मी पड़ती है तेज़ी से। जब गर्मी पड़ती है उसके बाद में फिर बरसात होती है। तो ये हमने देखा, देखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, अब हमें उस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स के साथ हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो सबसे पहला स्टेप्स होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, उसको हम देखते हैं। देखो, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके बारे में सोचेंगे हम तभी जब पहले उसे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। अब हमने देखा कि बरसात हो रही है, तो अब हमने सोचा कि आखिर ये बरसात क्यों होती है। जो ये घटना घटित हो रही है इसी की फिर कॉपी करके हम देखते हैं, नकल करके देखते हैं। तो अब बरसात के समय बहुत तेज़ी से गर्मी होती है, उसके बाद में बारिश होती है। तो हमने क्या किया, एक पतीली ली, पतीली में जल भर लिया और जल बहुत तेज़ी से गर्म किया। गर्म किया तो जब बहुत गर्म हो गया और ऊपर उसकी जो भाप है वो बनती चली गई। फिर मैं क्या किया, एक ठंडी प्लेट ली और ठंडी प्लेट ली, उधर रख दी। तो देखा कि कुछ समय बाद वो जो नीचे से जो जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ा था वो नीचे टपकने लगा। इसका मतलब बरसात होने लगी। तो ये हमने प्रयोग किया, किसकी नकल करके? जो प्राकृतिक घटना घटित हो रही है उसी की नकल करके हमने प्रयोग किया। तो बारिश होने लगी। तो जो ये प्राकृतिक घटना थी उसकी हमने नकल करके हमने खुद प्रयोग किया। तो जो दूसरी स्टडी हो गई, उसका वैज्ञानिक अध्ययन जब किया तो वो क्या हो गया, वो हो गया और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम देखेंगे इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, कि आखिर जो ये बारिश हुई है, ऊपर जब प्लेट रखी थी, प्लेट पर टकराया पानी, तो नीचे से ऊपर पहुंचा कैसे, इसका कारण बताएंगे, रीज़न देंगे। तो उसका फिर हम रीज़न निकालेंगे तो वो हो जाएगा। अब रीज़न दो प्रकार का होगा, एक तो रीज़न उसकी क्वालिटी बताएगा और एक रीज़न उसकी क्वांटिटी बताएगा कि किस गुण के कारण ये बारिश हुई है, ये पानी ऊपर गया है, जल के कण ऊपर गए हैं और कितने टेम्परेचर पर जाते हैं। तो ये सब ये रीज़न बताएगा। तो ये कहलाएगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीज़न। अब जब ये रीज़न बताने के बाद में तो जो ये प्राकृतिक घटना है इसका रीज़न पता चलेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे कि आखिर किस रूल के अंतर्गत ये घटना घटित होती है, कितने टेम्परेचर पर जब हम वाटर को गर्म करेंगे वो वाष्प बनेगा, तब फिर कितना टेम्परेचर पर हम उसे ठंडा करें, उसके बाद में जब ये नीचे आएगा तो किस रूल के अंतर्गत होगा, उसके लिए हम उसे गणितीय विधि में हम उसे लिखेंगे। तो वो फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में जो ये जब बन जाएगा, इसके बाद में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस नियम के अंतर्गत ऐसा संभव है। इसके बाद में हम करेंगे भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन करेंगे।
और इसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करेंगे, अगर हमारी भविष्यवाणी सही होती है तो जो ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो इसकी साइंटिफिक स्टडी की है वो सही है। अगर नहीं होती है सही भविष्यवाणी तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो किसी भी वस्तु के बारे में या कोई भी प्राकृतिक घटना है उसके बारे में हम वैज्ञानिक अध्ययन इन स्टेप्स से करते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे। अब जैसे कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं हमेशा नीचे ही आती है, ऊपर फेंकने के बाद हमेशा नीचे ही आती है। क्यों आती है? तो ये पहले हमने देखा, ऑब्जर्व किया, इसके बाद में हमने प्रयोग किया कि हमने थोड़ा तेज़ी से उछाला फिर भी नीचे आ गई, और थोड़ी तेज़ी से उछाला फिर से नीचे आ गई, बहुत तेज़ी से उछाला फिर से नीचे आ गई, और कभी तो इतनी तेज़ी से उछाल दिया कि वो कभी वापस आई ही नहीं। तो हमने फिर उसका क्या किया, प्रयोग किया। उसके बाद में उसका रीज़न पता किया कि आखिर में जब किसी भी वस्तु को ऊपर उछालती हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है। तो आगे अभी पढ़ाएंगे, और इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो पृथ्वी है सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो आकर्षित क्यों करती है? क्यों ये आकर्षण का जो बल होता है ये द्रव्यमान के कारण होता है। पृथ्वी भारी है इसलिए सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये फिर क्या हुआ, ये इसका हमें क्या मिला, रीजन। तो ये किस बल से, किस नियम के अनुसार खींचती है? तो महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने नियम दे दिया था कि F इक्वल जो होता है वो Gm1m2/r²। इस रूल के अंतर्गत ये बल लगता है। तो जब इन्होंने बहुत से प्रयोग किए, बहुत से अध्ययन किया अच्छे से, उसके बाद में इन्होंने ये नियम दिया। ये नियम देने के बाद में तब उन्होंने इससे किसी भी सिद्धांत के बारे में ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, तब ये सही सिद्ध हुआ। तो अब किसी भी प्राकृतिक घटना का इस तरीके से हम वैज्ञानिक अध्ययन कर लेते हैं। तो ये होता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो विज्ञान क्या है? तो किसी भी प्राकृतिक घटना के बारे में अच्छे से जानना, उसकी विस्तृत और गहनता से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। अब विज्ञान को भी कई शाखाओं में बांट दिया गया है। तो विज्ञान को कई शाखाओं में बांट दिया गया है। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो विज्ञान की शाखाएं भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तो बहुत सी शाखाओं में बांट दिया गया। तो अब हम उसकी सबसे जो मूल शाखा है, मूल, तो वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। तो भौतिक विज्ञान वास्तव में जो फिजिक्स है, फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो एक शब्द है फ्यूसिस, ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर, और नेचर मीन्स होता है प्रकृति। तो जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं हमारे वातावरण में चारों ओर, उन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ये हो गई भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ने के तरीके क्या है, किस तरीके से इस फिजिक्स को पढ़ा जाए। अभी बताया था कि जो फिजिक्स है बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो इसे इंटरेस्टेड बनाने के लिए, इसका अध्ययन अच्छे से करने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन किया गया, इसका सरलीकरण किया गया। किस तरीके से इसे सरल बनाया गया, तो किसी भी घटना को
वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है उसका यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन और इसके बाद में होता है रिडक्शनिज्म। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है? रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? एकीकरण। होता क्या है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, दुकान पर गया और उसे एक रस्सी लेनी। जब उसे रस्सी लेनी है तो वो दुकान पर जाएगा। गांव का कोई एक व्यक्ति है, उसने अपने घर पर नाप लिया कि हमें 6 हाथ रस्सी चाहिए। तो वो दुकानदार के पास जाएगा और कहेगा 6 हाथ, ये है 6 हाथ, तो ये 6 हाथ के बराबर उससे रस्सी ले लेगा। ठीक। एक दूसरा व्यक्ति गया उसी दुकानदार के पास। जब उसी दुकानदार के पास जाएगा वो कहेगा हमको भाई साहब 6 फीट रस्सी दे दो। अब वो पैमाना है वो फीट यूज करे, पहले उसने हाथ का प्रयोग किया था। अब इसके बाद में एक दूसरा गया, तीसरा व्यक्ति, उसने कहा आप हमें 6 मीटर रस्सी दे दो। तो अब इसके लिए क्या होगा? उस दुकानदार को बहुत ही कठिनाई होगी। उसके लिए अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग पैमाने रखने होंगे नापने के लिए। तो उसे कब आसान रहेगा? जब सभी व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग करें, केवल एक ही भाषा। तो जैसे ये कहें मीटर, तो कोई भी ग्राहक जाए उससे केवल यही कहे कि हमें इतने मीटर दे दो रस्सी, तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब क्या होगा? उसका क्या हो गया? सरलीकरण हो गया। तो एक ही चीज को, एक ही राशि को बहुत अधिक जगह, अधिक तरीके से प्रयोग ना करके केवल एक ही तरीके से प्रयोग किया जाए, वही कहलाता है यूनिफिकेशन। अब ये तो हो गया यूनिफिकेशन। तो अब इसके बाद में दूसरा जो मेथड है रिडक्शनिज्म, ये क्या होता है? तो जब भौतिक विज्ञान में जब हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन जब हम करेंगे तो उनका जो अध्ययन है वो बड़ा ही जटिल होता है। जब कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होती है समस्याएं, जब घटनाएं, तो उनका अध्ययन हम कैसे करें? तो उस जटिल अध्ययन को सरल बनाने के लिए रिडक्शनिज्म का हम प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है कि जो एक प्राकृतिक घटना है वो बहुत सी क्रमों में घटित हो रही होगी, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे, जिससे उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम ये कहें कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है या कोयले से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब कोयले से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। हमने कह दिया ये ऐसे समझ में नहीं आई, तो इसे समझने के लिए क्या किया जाए? कैसे हुई ये प्रक्रिया? तो हमने इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कैसे तोड़ते हैं? कोयले में कार्बन है, ऑक्सीजन से के साथ जलाया, तो जब कोयले को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित किया, एक स्टेप हो गया, कोयले को जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब इसे हमने जल में प्रवाहित किया, तो अब क्या हुआ? जल वाष्प बन गई, दूसरा स्टेप हो गया। जल जब वाष्प बन जाएगा तो उसके पास ऊर्जा होगी, फोर्स होगा। जब उसके पास एनर्जी होगी, फोर्स होगा, तो वो एक किसी टरबाइन में जाकर के प्रवाहित करेंगे। तो वो क्या करेगी? उसके पास ऊर्जा होगी, वो टरबाइन को घुमाएगी। जब टरबाइन को घुमाएगी तो जो वो ऊष्मीय ऊर्जा है वो किस में बदल गई? वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। जब यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी तो इधर पे ए और आर्मेचर लगा होगा, तो इससे क्या होगा? एक डायनामो होगा। अभी आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है फिजिक्स में, इंटर क्लास में। तो अब डायनामो से क्या होगा? जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो देखो, कोयले से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ये इतनी जटिल प्रक्रिया को हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सरल बना दिया, तो ये कहलाता है रिडक्शनिज्म। इस तरीके से फिजिक्स में
जो भी घटनाएं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो हम बड़ी सी सरल तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स पढ़ने में हमें बड़ी ही आसानी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि वास्तव में जो फिजिक्स है तो इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उसके स्कोप की बात करते हैं। हम किसी कंपनी में जाते हैं, जब किसी कंपनी में जाएंगे तो कहते हैं इस कंपनी में हम जाएंगे तो स्कोप क्या है, तो कहते हैं कि आप जाएंगे 15,000 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो इसका स्कोप क्या हो गया, 15,000 से लेकर के 1 लाख तक। एक दूसरी कंपनी है, उसमें उसका स्कोप देखते हैं, कहते हैं 15,000 से ही तो स्टार्ट होगी, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आगे आप 50 लाख तक कमा सकते हैं मंथली। तो उसका जो स्कोप है वो क्या हो गया, 15,000 से 50 लाख तक हो गया। तो मतलब रेंज होता है स्कोप। इसी तरीके से फिजिक्स का भी एक स्कोप है। इसकी क्या स्कोप है, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल। तो विशाल जब है तो इसे 2 भागों में बांटा गया। एक होता है स्थूल, इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। ये क्या, देखो, तो फिजिक्स के अंतर्गत जो ब्रह्मांड की जो घटनाएं घटित हो रही, सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, आकाशीय पिंड जो भी हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इतने विशाल काय पिंडों का अध्ययन करते हैं, वो भी हम विज्ञान फिजिक्स में ही करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक। बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन भी कर सकते हैं फिजिक्स में। और ये फिजिक्स में यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं, यहाँ तक कि परमाणु, नाभिक, उनकी मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका भी अध्ययन करते हैं। तो इनका भी अध्ययन करते हैं तो उसके क्षेत्र को कहा गया माइक्रोस्कोपिक। तो जो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही विशाल है। सूक्ष्म चीज़ों से लेकर कर विशाल काय आकाशीय पिंडों तक इसका जो विस्तार है ये फैली हुई है फिजिक्स। अब ये तो इसका क्षेत्र हो गया। तो जब ये इतना सब अध्ययन करते हैं तो वास्तव में जो ये फिजिक्स है ये इतनी इंटरेस्टेड क्यों है, क्यों इतनी ये हमें एक्साइट करती है पढ़ने के लिए। तो देखो होता क्या है कि इस फिजिक्स के कारण ही बहुत छोटी छोटी घटनाओं को जब हम देखते हैं तो वो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ये बड़े बड़े नियमों को इन्होंने एक आधार प्रदान किया है। इसीलिए फिजिक्स इतनी इंटरेस्टेड होती है। जैसे जब सेब के पेड़ से जब सेब नीचे गिरा था तो न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरा, तो सेब नीचे गिरा और उन्होंने देखा, देखने के बाद में ऑब्जर्वेशन किया, देखा, उसके बाद में उन्होंने उसका रीजन देखा, प्रयोग किया, रीजन निकाला कि क्यों, उसके बाद उन्होंने नियम दिया। तो एक सेब के गिरने से ही उन्होंने एक नियम दे दिया जो आज दिन तक हम पढ़ते हैं और जिसे कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो एक छोटी सी घटना ने इतने बड़े से नियम को जन्म दे दिया। एक छोटी सी घटना इतने बड़े नियम का आधार बन गई। ऐसे ही जेम्स वाट किचन में बैठे हुए थे। जब वो किचन में बैठे हुए थे तो पतीली में जल गर्म हो रहा था। उन्होंने देखा कि जो ढक्कन है पतीली का वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस घटना को देखते हैं जब जेम्स वाट, तो इस घटना के बारे में सोचते हैं, इसके बाद में फिर प्रयोग करते हैं, इसके बाद में रीजन निकालते हैं, इसके बाद में नियम देते हैं, इसके बाद में भविष्यवाणी करते हैं और अंततः उन्होंने भाप इंजन तैयार कर दिया। तो एक छोटी सी घटना ने
भाप इंजन को भाप इंजन बनने का आधार बन गई एक छोटी सी घटना। ऐसे ही आर्किमिडीज ने देखा कि बाथटब पूरा भरा हुआ है, जब उसमें कोई भी वस्तु डालते हैं तो उससे जो जल होता है वो बाहर निकलता है। उन्होंने इस घटना को देखा, जब देखा फिर उसके बारे में सोचा और उसी घटना से उन्होंने तैरने के नियम बना दिए, आज दिन तक सर्वमान्य है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं इतने बड़े नियमों को जन्म दे देती हैं, इसीलिए कहते हैं ये फिजिक्स बड़ी ही इंटरेस्टेड है और एक्साइटमेंट है। ये बहुत ही रोचक विषय है। तो ये है फिजिक्स का कार्य क्षेत्र और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स सब वास्तव में जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, वो विज्ञान की सभी शाखाओं का आधार है। क्यों आधार है, कैसे आधार है, चलो बताते हैं। तो जो फिजिक्स साइंस की बात करते हैं, साइंस की अभी ब्रांच बताई थी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो केमिस्ट्री आगे तभी बढ़ी जब उसमें फिजिक्स का प्रयोग किया गया। बायोलॉजी तभी आगे बढ़ी जब उसमें फिजिक्स का प्रयोग किया गया। फिजिक्स के बिना ये दोनों चीज़ें अधूरी हैं। कैसे? जैसे हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, नमक NaCl, तो NaCl इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। धन आयन ऋण आयन दोनों, इन दोनों पर वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल कितनी दूरी पर ये होंगे, कितना बल लगेगा, ये कौन तय करेगा? ये फिजिक्स तय करेगा। अब अगर केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करते हैं, कितना बल लगता है, उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सब कौन डिसाइड करता है? फिजिक्स डिसाइड करेगा। तो केमिस्ट्री जो आगे बढ़ी हुई है वो किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। हालांकि केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए उसे हम फिजिक्स से अलग अध्ययन करते हैं। ऐसी बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में अगर हम बात करें, पढ़ते हैं कि सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स कोशिकाओं की, अमीबा की, इन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी जो करेंगे वो हम किससे करते हैं? सबसे पहले हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखना या माइक्रोस्कोप का आविष्कार ये किसने किया, ये किसकी देन है? ये फिजिक्स की देन है। ये किस तरीके से छोटा बड़ा हमें देखना है, ये सब कौन तय करेगा? ये फिजिक्स तय करेगा। आजकल जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इनमें जो मशीनें लगी हुई हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब भौतिक विज्ञान की ही देन है, फिजिक्स की देन है। तो इसीलिए वास्तव में जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो विज्ञान की सभी शाखाओं का आधार होता है। तो अब हम ये कहें मैथमेटिक्स क्या करता है, तो मैथमेटिक्स इन सभी का टूल होता है, टूल। क्योंकि मैथमेटिक्स से ही हम इनकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, कॉमर्स में भी है, सब। तो ये टूल का काम करती है। तो ये है फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स का क्षेत्र। तो अब जब हम फिजिक्स की बात की है तो इसलिए अब देखो फिजिक्स में ये सब समझ चुके। तो अब जब हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो ये सब हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि वास्तव में फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और क्यों करते हैं। इसीलिए हमारी जो फिजिक्स है वो बहुत ही रोमांच हो जाती है, बहुत ही अच्छी से। अब इसकी कुछ और भी जो बातें हैं, इसका जो कार्य क्षेत्र है, आगे क्या है, इन सभी के बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करते हैं।
धन्यवाद।